में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो कि सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं जेईई या नीट के अंदर वो बॉन्डिंग के ऊपर रहते हैं। जनरली हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पैरा मैग्नेटिक होगा या डाई मैग्नेटिक होगा या मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा। तो इस वाले पार्ट से क्या है कि सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। बॉन्डिंग तो पूरा है, ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है बेसिकली, उसके लिए हमारे पास 3 थ्योरी है। पहली वाली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी वाली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और तीसरी वाली है जो मोस्ट मॉडर्न है वो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हमारे यहाँ सिलेबस में सिर्फ 2 थ्योरी है। जब केमिकल बॉन्डिंग में जो 11th वाला जो चैप्टर है उसमें हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है और मॉलिक्यूलर यानी MOT भी है, वहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं होती है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, वो सिर्फ इसी वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो देखो पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो लिनस पॉली ने दी थी सबसे पहले, और इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो मैंने बहुत सारे पोस्टुलेट्स को यहीं पर लिख दिया, तो आप लोग नोट कर लेना। और एक बार तो वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं। तो देखते हैं हम ये मैं पोस्टुलेट एक बार और पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने सारे पोस्टुलेट्स लिखे हुए इस वाली थ्योरी में। तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम क्या है शॉर्ट में EBT कहते हैं। इट वाज गिवन बाय लिनस पॉली फॉलोइंग आर द पोस्टुलेट। देखो पहला क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर मेटल एटम है और उससे जो जुड़े हुए हैं वो क्या है, लिगेंड्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स आयनिक है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड आयनिक है, तो पहले क्या होगा कि सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन हैज टू प्रोवाइड या हैज टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो द सेंट्रल मेटल एटम लूजेस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द प्राइमरी वैलेंसीज, यानी कि जितना उस पर का ऑक्सीडेशन नंबर, जितना उस पर चार्ज होगा वही क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय द सेंट्रल मेटल एटम। अब ये क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाइड होगा बेसिकली, ठीक है ना, जनरली। तो जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी या उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ sp and d empty atomic orbitals equal to coordination नंबर। अब स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। तो सेंट्रल मेटल एटम हैज टू प्रोवाइड, सेंट्रल मेटल एटम हैज टू प्रोवाइड या आयन हैज टू प्रोवाइड उतनी ऑर्बिटल्स, उसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करनी होगी जिससे कि वो वहाँ पर आकर के लिगेंड्स बॉन्ड बना लें, ठीक है। और ये सारी ऑर्बिटल यानी कौन कौन सी, s p and d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे एक दूसरे के साथ, और जितने भी नंबर ऑफ s p d ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही नई ऑर्बिटल बनेंगी जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेसिकली वो सारी की सारी कैसी होगी, डीजेनरेट का मतलब कि उनकी जो एनर्जी है वो इक्वल रहेगी, सबकी एनर्जी कैसी होगी, इक्वल होगी, और सबका जो शेप होगा वो आइडेंटिकल होगा, ठीक है ना। तो ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सारी की सारी हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसी होंगी, डायरेक्शनल होंगी। डायरेक्शनल का मतलब कि वो 3D स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि सारी
हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करेगी, तो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दे विल ऑक्यूपाई अ 3 डायमेंशनल पोजीशन इन द 3D स्पेस, ठीक है ना। इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शनल। और यही ऑर्बिटल जो होती है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यही मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करती है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी उसकी, लीनियर, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ट्रायंगुलर प्लेनर, अगर 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी, जिनको हम क्या बोल रहे थे, वनरस ने जो थ्योरी दी थी उसमें इनको उसने सेकेंडरी वैलेंसीज का। अब देखिए जो अंदर की जो ऑर्बिटल में जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द इनर ऑर्बिटल्स इन अकॉर्डेंस विद हुंस रूल। तो हुंस रूल के अकॉर्डिंगली अंदर वाली ऑर्बिटल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। कभी कभी वो क्या है, डेविएट भी करेंगे हुंस रूल को, वो डिपेंड करेगा कि लिगेंड की जो पावर है वो किस तरह की है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो डेविएट करा देगा हुंस रूल से। आगे को हम देखेंगे, आगे चल के CFT के अंदर ये भी पता चल जाएगा कि सारा का सारा जो भी कन्फिगरेशन आ रहा है हमारे पास वो हुंस रूल को ही फॉलो करता है, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट हुए। और आगे पॉइंट देखते हैं हम, यहाँ पर आगे पॉइंट देखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स विथ n-d2sp3, यानी n माइनस इनर डी ऑर्बिटल को अगर वो इन्वॉल्व कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है ना। तो ये क्या कन्फिगरेशन, तो इसका थोड़ा सा इसका हो गया, इसको क्या लिखेंगे, कन्फिगरेशन, ठीक है ना। This is configuration, ठीक है। तो कन्फिगरेशन में देखें हम, कॉम्प्लेक्स विद n-d2sp3, यानी कि इनर डी ऑर्बिटल कन्फिगरेशन में आ रही है कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कहते हैं क्या, इनर कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन उसका डिटरमाइन कर लिया, पता कर लिया, उसके बाद कई बार वो सवाल पूछ लेता है, जैसे मान लो कि आपको 5 दे दिए या 10 कंपाउंड दे दिए उसने कॉम्प्लेक्स, और ये पूछ लेगा कि कितने कॉम्प्लेक्स इनर कॉम्प्लेक्स है या कितने कॉम्प्लेक्सेस आउटर कॉम्प्लेक्स है। तो जो इनर डी ऑर्बिटल को यूज कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, उसको क्या कहेंगे हम, इनर कॉम्प्लेक्स। और जो आउटर को यूज करेगा, आउटर डी ऑर्बिटल को, यानी nsp3d ऑर्बिटल को अगर वो यूज करता है तो उसको कहेंगे अब क्या, आउटर कॉम्प्लेक्स। जो इनर कॉम्प्लेक्स होगा उसमें बेसिकली क्या है, डी ऑर्बिटल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम बचाएंगे ही नहीं, एक तरह से देखा जाए तो उनको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा, या तो 0 होगा या बहुत कम होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू द आउटर कॉम्प्लेक्स। तो आउटर कॉम्प्लेक्सेस को क्या कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये मैंने पॉइंट्स आगे यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। फिर भी आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये पॉइंट बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो समझा ही दिया सारी चीजें। तो इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स का मतलब जो इनर ऑर्बिटल को यूज कर रहा है। इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या हो जाएगा, या तो dsp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन या d2sp3 रहेगा, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल के लिए वो क्या हो जाएगा, d2sp3, और स्क्वायर प्लेनर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, dsp2, ठीक है। अगर आउटर कॉम्प्लेक्स है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3 रहेगा या sp3d2 रहेगा, ठीक है ना। दो तरह के कॉम्प्लेक्स हैं हमारे सिलेबस में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, ठीक है। अब देखो, द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड containing a lone pair of electrons। तो जो लिगेंड की ऑर्बिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्योंकि वो पूछेगा कि कौन सी ऑर्बिटल यूज करता है। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्मा ऑर्बिटल को वो इन्वॉल्व होती है लिगेंड की,
ओवरलैप करेगी हैप्पीड ऑर्बिटल के साथ में, ठीक है, जिसके अंदर लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, द वैकेंट हैप्पीड ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद द सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड containing a lone pair of electrons. This bond is called coordinate bond. यानी दोनों की ओवरलैपिंग से, इसकी ओवरलैपिंग से जो लिगैंड की सिग्मा ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन की हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों की जो ओवरलैपिंग हो रही है उससे जो बॉन्ड बन रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आगे देखो, द मैग्नेटिक बेरियर इज प्रेडिक्टेड by the total number of unpaired electrons present in the complex. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक नेचर उसकी कैसे पता चलेगी कि उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, v will become equals to root n into n plus 2 Bohr's magnetron is the unit, ठीक है, where n is the total number of unpaired electrons, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी देखा होगा आपने, जो प्योर एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स विच द कॉम्प्लेक्स विथ, ठीक है, complex in which unpaired electrons are present, और यह इसको मिल कर है कॉम्प्लेक्स विथ, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज कर दूं, ये क्या बेसिकली विथ कॉम्प्लेक्स विथ unpaired electrons are paramagnetic and color। अगर किसी भी दो कलर जो है बेसिकली एक जो रीजन होता है किसी भी चीज़ का कलर होने का तो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसके अंदर एक्सटेंसिव कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ऑलवेज कैसा रहेगा, कलर रहेगा सब्सटेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसके क्वेश्चन है। अब देखो मैं डिस्कस करता हूँ बॉन्डिंग इन सम कॉम्प्लेक्सेस। तो देख रहे हैं यहाँ पर बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस को ले रहे हैं। अब पहले लेते हैं हम क्या, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। फर्स्ट में ले रहा हूँ क्या, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये वाला पार्ट होगा इसको। तो टेट्राहेड्रल कब होगा, जब उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस मिल गया, तो यहाँ पर NiCl4 2- आयन दिया हुआ है। अब इसमें मान लो उसकी ज्योमेट्री पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, मैग्नेटिक बेरियर पूछ सकता है, किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन है, हाई स्पिन है, इनर कॉम्प्लेक्स है या आउटर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम कि ये यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल कौन है, सेंट्रल मेटल है हमारे पास में निकेल, और इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं। तो 28 है तो इसका अंदर डी ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले डी ऑर्बिटल है। तो ये क्या है, कन्फिगरेशन 3d8 4s2 4p0, ठीक है ना। ये कन्फिगरेशन है इसका। हमने इसको ना बेसिकली ब्लॉक्स में करते हैं उसको। अगर आप ब्लॉक्स में करेंगे इसको कन्फिगरेशन को, तो देखो ये तो क्या 3d ऑर्बिटल हो जाएगी, ठीक है।
ऑर्बिटल, और ये कौन सी है 4p ऑर्बिटल, ठीक है ना। 4p में 3 ब्लॉक हो गए, दिस इज 4s 4p, और ये हमारे पास क्या 3d ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों का स्पिन कैसा है अपोजिट डायरेक्शन में। 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर पहले 5 इलेक्ट्रॉन लिख लो, 5 हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद कितने बचे हमारे पास, 8 के लिए 3 और बचे, तो 3 ये क्या रहेंगे पेयर रहेंगे। तो ये है न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यूट्रल निकेल का होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं अब EC लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना EC का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ni, पॉजिटिव आयन क्या हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, निकेल जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब क्या बनेगा Ni2 पॉजिटिव, और कहाँ से लूज करेगा 4s ऑर्बिटल से, क्योंकि यहाँ पर उस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है वो 4s है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, ये हमारे पास 1 2 3 4, इसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये 4s हो गई और ये 4p ऑर्बिटल हो गई, 1 2 3, ठीक है। दिस इज 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल, इस वाले ऑर्बिटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एज इट इज रहे, ठीक है ना, इनको क्या लिखते हैं हम, ये 8 इलेक्ट्रॉन एज इट इज रहे। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत जरूरी है, या आना भी बहुत जरूरी है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, एटलीस्ट व्हाट डी ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल पूछेगा यहाँ पर वो डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड पूछेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी। NiCl4 में हमको कितनी ऑर्बिटल चाहिए, जो निकेल से निकेल H2 प्रोवाइड टू Cl एटम, कितने Cl है 4, इसको कितनी ऑर्बिटल प्रोवाइड करनी पड़ेगी 4 ऑर्बिटल, तो 4 ऑर्बिटल के लिए 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें प्रोवाइड। अब देखो इन ऑर्बिटल्स की क्या होगी इंटरमिक्सिंग, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आफ्टर इंटरमिक्सिंग, आफ्टर इंटरमिक्सिंग, ठीक है। तो हमको कितनी ऑर्बिटल मिलेगी, 4 नई ऑर्बिटल मिलेगी। 4 जो नई ऑर्बिटल मिलेंगी वो सारी की सारी कैसी होंगी, डी जनरेट होंगी, ठीक है। 1 2 3 4, अब 4 ऑर्बिटल ये कैसी है बैकेंड है। अब अगले पेज पर देख लेते हैं कि ऑल दीज 4 ऑर्बिटल्स, ये कौन सी हुई 4 ऑर्बिटल, इसको थोड़ा बड़ा बना दूं, ठीक है। ये 4 ऑर्बिटल 1 2 3 4, अब ये सारी की सारी ऑर्बिटल किसके इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करेगी, लिगेंड के। लिगेंड कौन है, क्लोरीन, ठीक है। तो 4 Cl को ये अब एकोमोडेट करेगी, यहाँ आकर के एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ये Cl, फिर ऑर्बिटल को क्या करें अब हम sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, ठीक है। यहाँ आकर कौन कौन बना रहा है, ये Cl 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 Cl, 4 Cl 4 मान बता दिए, कौन सी हाइब्रिड ऑर्बिटल से। अब देखो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी बेसिकली, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि ये निकेल, अब निकेल के पास 4 ऑर्बिटल है, चारों में रिपल्शन है, और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेंगी 3D स्पेस के अंदर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस
यानी कितना एंगल हो सकता है मैक्सिमम 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। ये यहाँ पर एक CL, ये CL, ये CL और ये CL, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये वाला CL आपके कौन बना रहा है, एक CL यहाँ आया, एक CL ये, एक CL ये, एक CL ये, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी, ठीक है ना। सारे ग्रीन कलर से देखो कितना चाहिए, ये क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल, ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री कैसी हुई इसकी, टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है ना। तो और हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा आपसे सवाल में, ठीक है ना। तो हम लिख देते हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, मॉलिक्यूल का sp3, ठीक है ना। ज्योमेट्री क्या हुई, ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इज द ज्योमेट्री, ठीक है ना। अब देखो और क्या पूछ सकता है, एंगल की तो हमें पता ही है कितना होता है, या थीटा कितना रहेगा यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। ये कितना रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अब देखो हमने पीछे देखा था, प्रीवियस पेज पे चलते हैं कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है ना, Li2 पॉजिटिव के अंदर। तो म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इसका कितना आएगा हमारे पास, म्यू इक्वल्स टू क्या है, रूट n इंटू n प्लस 2, n इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 थे, तो म्यू क्या होगा, रूट 2 इंटू 2 प्लस 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4, 4 2 8, रूट 8 बोर्ड्स मैग्नेट्रॉन, एक पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा ये, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनर ऑर्बिटल को यूज नहीं कर रहा है, तो कौन सा होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन, कैसा हो जाएगा ये, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बिहेवियर कैसा होगा इसका, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा आ जाएगा, इट विल बी अ पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो देखो ऐसे सवाल पूछेगा वो आपसे, क्या आपको 4 दे दिए या मैचिंग वाला सवाल करा लेगा कि 4 यहाँ पे कंपाउंड दे दिए और इस साइड में उनकी प्रॉपर्टी दे दी, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक कब होगा, जब उसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इधर प्रॉपर्टी दे देगा, लो स्पिन, हाई स्पिन, ठीक है ना। मैग्नेटिक बिहेवियर, तो एक ये वाला हो गया। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बॉन्डिंग हो रही है हमारे पास में, टेट्राक्लोरो निकेलेट, नेम क्या है उसका, टेट्राक्लोरो निकेलेट आयन। एक एग्जांपल और डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इसी में निकल का बाकी की फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देख लो ये हमारे पास में दूसरा एग्जांपल ले लें, बॉन्डिंग इन LiCO 4
0 होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, ऑक्सीडेशन नंबर देखो, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिक्विड कितना है वो 0, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ सबको। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर मैं क्या लिख रहा हूँ, EC ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। सॉरी, EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकेल 28 थे, तो ब्लॉक ही बना दूं। तो क्या है हमारे पास में ब्लॉक 1 2 3 4 और ये s ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल 1 2, ठीक है। तो ये कौन सी ऑर्बिटल है, 3d, ये 4s और ये 4p। अब देखो 3d8 है कॉन्फ़िगरेशन इसका। 3d8 का मतलब कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड, ठीक है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन में कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रांग लिगेंड होता है, तो यहाँ पर लिख लेना सिंस कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रांग लिगेंड, therefore पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, E नेगेटिव S, इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस। अब ये वाली थ्योरी इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी, तो ये पेयरिंग हो क्यों रही है इसमें, ठीक है ना। सर ये तो बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी बिना ऑर्बिटल, यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं कर पाई कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो ये p ऑर्बिटल कितनी है, 5 है, 1 2 3 4 5, ये 4s है और ये 4p, ठीक है ना, 1 2 3। अब देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, पेयर्ड अप हो जाएंगे, ये सारे के सारे क्या हो गए, पेयर्ड। अब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचा, ठीक है। अब इन ऑर्बिटल्स की क्या होगी, इंटरमिक्सिंग, दिस इज 3d, ये 4s और ये 4p, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब हमको 4 ऑर्बिटल चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। तो यहाँ पर लिख लो, ये क्या, आफ्टर इंटरमिक्सिंग उनको क्या मिली, 4 ऑर्बिटल मिलेंगे, ये 4 ऑर्बिटल, और ये चारों के चारों ऑर्बिटल क्या रहेंगी, 1 2 3, सारी sp3 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 sp3। इन चारों ऑर्बिटल में कौन बॉन्ड बनाएगा, कौन एकोमोडेट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो प्रोवाइड करेगा, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। NiCO4 है, इसको थोड़ा सा सही कर दो, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, NiCO4, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो 4 ऑर्बिटल है
सारी की सारी आइडेंटिकल होंगी, डीजनरेट होंगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो उनकी पोजीशन कहाँ पर रहेगी कि ये मेरे पास क्या होगा निकेल, दिस इज निकेल, इसको और थोड़ा ठीक है बेटा, इसको याद देख लें कि ये निकेल हो गया, ये 4 ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड और ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, और इस पर टोटल चार्ज कितना है 0 चार्ज, ठीक है। तो फिर से देख लो कि ज्योमेट्री, अब देखो पहली बात क्या है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, अगर सवाल पूछता है सबसे ज़्यादा सवाल वो हाइब्रिडाइजेशन पर ही पूछता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री क्या है, ऑब्वियसली अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो क्या हो जाएगी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री मिल गई टेट्राहेड्रल, ठीक है। थीटा कितना रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब देखो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, ये आउटर कॉम्प्लेक्स, आउटर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इधर ऑर्बिटल को ये यूज नहीं करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और कैसा होगा ये लो स्पिन, लो स्पिन का मतलब इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, दिस विल बी 0 सिंस एन क्या है 0, ठीक है। और कैसा होगा, इट विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्लियर, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, म्यू की वैल्यू 0 है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं, अगर अनपेयर्ड नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। तो ये दो मैंने कंपाउंड यहाँ पे डिस्कस किए, उनके अंदर बॉन्ड है। अब बाकी के विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही कुछ और एग्जांपल sp3 के साथ और कुछ स्क्वायर पीरियड के लिए ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है, ठीक है ना। अभी वाइंड अप